नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब सभी में चुनाव की शंखनाद हो गया है। चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों की घोषणा हो गई है और सभी प्रदेशों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और उसी के साथ सभी राजनीतिक दल तैयारी करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़े राज्य में जो मुद्दे होने चाहिए थे, वो मुद्दे गायब हैं और उसी के साथ एक एक धारणा थी इन राज्यों में कि जो जातियों पर चुनाव लड़े जाते हैं, वही धारणा आज भी इस सदी में भी 21वीं सदी में भी चलती नजर आ रही है। हालांकि हमारे देश में कई सारे बड़े मुद्दे हैं, बहुत सारे अब तो नेशनल मुद्दे बन गए हैं। बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लीजिए, महंगाई जैसे मुद्दों को लीजिए, जिन पर सरकारों से सवाल करना हमारा हक होता है और एक लोकतंत्र में एक जो जन भागीदारी होनी चाहिए, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो नागरिक की होती है। आप सिर्फ वोट देने तक सीमित ना रहें, उससे आगे भी आपको एक हक के लिए अपनी आवाज उठाएं, आवाज को खड़ी करें। उसी के तहत एक संगठन है युवा हल्ला बोल, एक नेशनल संगठन है और कई सारे इसके कैंपेन हो चुके हैं, बहुत एक्टिव संगठन है। उसी संगठन के गोविंद जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद जी उसके नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और आज इनसे हमारी बात होगी। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद उज्जवल, धन्यवाद। गोविंद जी, जो हमारी भूमिका बनी है उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने जो एक संगठन का परिचय दे दें, किस संगठन का विजन क्या है, मोटिव क्या है और कैसे ये काम करता है। तो वो आगे से फिर हमारे सवाल आसान हो जाएंगे और उनको फिर जनता को समझने में, दर्शकों को समझने में बहुत आसानी होगी। जी जी उज्जवल, हमारा जो संगठन है युवा हल्ला बोल, इसकी शुरुआत 2018 में एक एसएससी का आंदोलन हुआ था देश में। जो एसएससी होता है सरकारी नौकरियों के लिए, देश भर में ग्रुप बी और सी की नौकरियों के लिए सेंट्रल जी गवर्नमेंट का एक कमीशन है जो सभी नियुक्तियों को करता है। इसमें भ्रष्टाचार का केस आया था, जिसके बाद एक प्रोटेस्ट हुआ। उस प्रोटेस्ट से इमर्ज हुआ युवा हल्ला बोल। तो बेसिकली हम लोगों ने रोजगार के मुद्दे पे 2018 से काम किया है। हमारा उद्देश्य था कि जो भर्ती प्रक्रिया है, जो सरकारी भर्ती प्रक्रिया है, वो पूर्ण रूप से निष्पक्ष तरीके से हो, समयबद्ध रूप से जी हो, जिसके लिए हम लोगों ने लगातार प्रयास किया। तमाम आयोगों से जो गड़बड़ियां हुई उन पे हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और धीरे धीरे ये आंदोलन सरकारी नौकरियों से रोजगार का जो बड़ा सवाल जो देश का था, उस पे हमने अपनी लड़ाई लड़ी। जो पूरा अभी आप देख रहे होंगे, एनएसएसओ का डेटा जो जी बताता है कि देश में 45 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है बेरोजगारी का। जी एनसीआरबी का आप डेटा देख रहे होंगे कि जिसमें युवाओं में आत्महत्या का दर लगातार बढ़ता जा रहा है। हर 2 घंटे में 3 बेरोजगार युवा आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये पूरे रोजगार के बड़े सवाल पे हम लोगों ने 2018 से लगातार संघर्ष किया है। और जी हमारा अभी जो मोटिव है, हम लोगों ने बिहार इलेक्शन के समय में एक बड़ा कैंपेन चलाया था, बोल बिहारी। हमारा मोटिव जी था कि बिहार का इलेक्शन जो जातिगत आधार पे होता रहा है, वो जी चुनाव जो मुद्दों की राजनीति पे हो पाए। पढ़ाई कमाई दवाई का नारा था हमारा, जिसको हम ले करके बिहार के इलेक्शन में गए थे। जिसके बाद तमाम विपक्षी दल और तमाम जो राजनेता थे, वो हमारे जो स्लोगन था पढ़ाई कमाई दवाई का, उसको हाथों हाथ लिए और पूरे बिहार का इलेक्शन पलट के जातिगत आधार से इतर हट के रोजगार के मुद्दे पे हुआ। कोई 10 लाख नौकरियां देने के वादा कर रहा था, कोई 19 लाख नौकरियां देने के वादा कर रहा था। जी तो बिहार में हम लोगों ने बहुत बेहतरीन कैंपेन किया। अभी हम लोग सिमिलर कैंपेन यूपी में चला रहे हैं, जिसमें हम्म पढ़ाई कमाई दवाई जैसे रोजगार की विशेषता बात, जो शिक्षा व्यवस्था है जिसको लगातार सुधार की जरूरत है, नहीं हो रहा है, उस पे हम संघर्ष कर रहे हैं। जो दवाई की स्थिति है, जो देश में हेल्थ सिस्टम है, जो लगातार अस्पताल की अनुपलब्धता है, जो कोरोना जैसे महामारी में देखा है कि देश में कितनी बड़ी आपदा आ गई अस्पतालों की कमी की वजह से, जी मेडिकल सिस्टम की कमी की वजह से। तो इन प्रमुख मुद्दों पे हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारा अभी यूपी इलेक्शन में हम चाहते हैं कि ये पूरा इलेक्शन जो यूपी का हो रहा है, वो जातिगत मुद्दों पे ना हो, वो मंदिर मस्जिद पे ना हो, वो चीन पाकिस्तान जैसे मुद्दों पे ना हो, वो पढ़ाई कमाई दवाई जैसे अहम मुद्दों पे हो, रोजगार के सवाल पे हो। जो देश में जो अहम सवाल है, पर्यावरण का अहम सवाल है, गंगा सफाई जैसी मुद्दे थे जिस पे लोग वोट मांग के चुनाव जीते थे,
अभी वो नगण्य हो गया है। हम चाहते हैं असल मुद्दों पे चुनाव हो सके, उसके लिए युवा हल्ला बोल लगातार प्रयासरत है। हम लोग जी। लगभग हिंदी पट्टी के सभी राज्यों में अभी सक्रिय हैं। केवल उन रोजगार के ही मुद्दे पे नहीं, बल्कि पढ़ाई, कमाई, दवाई तीनों मुद्दे पे। ठीक है गोविंद जी, जी। ये संगठन तो आपका है, ठीक है, लेकिन एक जो होता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, सिर्फ अभी उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे क्योंकि इसी को केंद्रित करके, क्योंकि चुनावों का दौर है, बाकी और भी राज्यों का है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो करोड़ों ऐसे बेरोजगार युवा हैं, लाखों ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम देने जा रहे होते हैं और टीटी जैसे पेपर कैंसिल हो जाते हैं। ये अगर एक साथ आकर के खड़े हो जाएं तो क्या बदलाव संभव नहीं है? लेकिन इनको एक साथ क्यों नहीं जुड़ पाते हैं? ये कहां से समस्या खड़ी हो रही है? बिल्कुल एक साथ जुड़ना चाहिए उज्जवल जी। और हम तो दुनिया के सबसे युवा देश हैं, जहाँ 65% आबादी युवाओं की है। और हम्म। यहाँ के युवाओं को तो एकजुट होना ही चाहिए, बिल्कुल निश्चित रूप से होना चाहिए। और ये यूपी का जो बात कर रहे हैं आप, तमाम बेरोजगारों के ग्रुप जो अलग-अलग संघर्षरत हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती के लिए हो, पुलिस भर्ती के लिए हो, अनुदेशकों का हो, या फिर जी। तमाम परीक्षाओं, अलग-अलग परीक्षाओं, यूपीपीसीएल की परीक्षा, कोई आईटीआई के छात्र हैं, अलग-अलग संघर्षरत हैं। ज़रूरत इस बात की है कि सब एकजुट हो जाएँ। और हमारी कोशिश है, युवा हल्ला बोल की कोशिश है कि ये सब एक साथ आएँ। और जो पेपर लीक वाला आपने बताया कि जो पेपर लीक वाला मुद्दा था, उसके जी। पीछे हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया है। हम लोगों ने एक मॉडल एग्ज़ाम कोड बनाया हुआ है। और हम्म। उस मॉडल एग्ज़ाम कोड के हिसाब से जो परीक्षाओं में कोई भी भर्ती प्रक्रिया, जो फॉर्म निकलने से लेकर के जी। जॉइनिंग तक का प्रोसेस 9 महीने में कंप्लीट हो सकता है। आपने ये बताया कि पेपर लीक वाला, उसमें तमाम ऐसे हम लोगों ने मॉडल एग्ज़ाम कोड में तमाम ऐसे रूल्स रेगुलेशन हैं, अगर लागू होते हैं तो ये परीक्षाएँ पारदर्शी तरीके से हो सकती हैं, जिसमें पेपर लीक की संभावना बहुत कम हो सकती है। और ये तमाम भर्तियों के लिए है, कोई केवल एक भर्ती के लिए नहीं है। हमारी कोशिश है कि इन सभी भर्तियों के लिए, चाहे कि वो 97,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे कि जी। पुलिस भर्ती के छात्र, जो दरोगा भर्ती के, सिपाही भर्ती के, चाहे अन्य प्रतियोगी छात्र। तो हमारी कोशिश है सबको एकजुट करने का। कुछ हद तक ये संभव भी हो पाया है। अभी कल ही हमने युवा दिवस पे, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन था, और उसपे हम लोगों ने ये युवा पंचायत बुलाई थी। पहले तो हम लोग इसको फिजिकल फॉर्म में महाराजगंज में बुलाने वाले थे, जहाँ अभी मैं हूँ, मेरा होम हम्म। डिस्ट्रिक्ट है। हम लोग यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम अच्छा। करने वाले थे युवा महापंचायत का, लेकिन हम्म। ये कोरोना की स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने इसको पोस्टपोन कर दिया और इसको डिजिटल माध्यम से किया। डिजिटल माध्यम से कल हम लोगों ने ट्विटर स्पेस पे इस प्रोग्राम को किया, डिजिटल युवा पंचायत को किया था, जिसमें हजारों की संख्या में युवा थे। वो तमाम भर्ती प्रक्रियाओं के छात्र थे, युवा थे, जो अलग-अलग संघर्षरत हैं, और सब उस ठीक है। प्लेटफ़ॉर्म पे एक साथ आए। तो अभी जो इलेक्शन जी। का जो जहाँ तक बात है, इलेक्शन को देखते हुए, तो वो लगभग सब एकजुट हो जाएँगे। हमारी कोशिश है, जो इस बार वोट देने जो भी युवा जाएँ, वो अहम मुद्दों पे वोट दें। गोविंद जी, एक चुनावों का ही दौर है और घोषणा पत्र जारी हो रहे हैं लगातार। तो एक मुझे 2017 का ही भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 90 दिन में हम सभी, क्योंकि उन्होंने ऐसे करके कोट किया था कि सपा और बसपा से अब त्रस्त हो चुके हैं लोग, तो 90 दिनों के अंदर हम सभी जितने भी रिक्त पद हैं, इनको पारदर्शिता से परीक्षा करा करके इनको पद को हम भर लेंगे। और 2017 का वो घोषणा पत्र, इसके तौर पर युवा इनको लाए भी सत्ता में। अब आ गया है चुनाव 2022 का, तो 5 साल से इनको युवाओं की वो याद ही नहीं आई, वो पद भी नहीं याद आए। और अब एक बार फिर युवाओं की बात होने लगी, और लखनऊ के उसी स्टेडियम में जहां पे 1 करोड़ टैबलेट बांटने की बात हुई, वहां से कह दिया कि हमने 1 करोड़ युवाओं को रोजगार भी दिया है। तो ये कैसे जी, तो संभव है ये तो इसको? जी। इनके आंकड़े लगातार फर्जी आंकड़े आते रहे हैं। और जो आपने घोषणा पत्र की बात की, निश्चित रूप से जी। वो जुमला था। उसमें बोला हम्म। गया कि 90 दिनों के 90 दिनों के अंदर सभी भर्तियों को शुरू कर दिया जाएगा। यूपी जी। पीसीएस में जो बड़ा करप्शन था, जो पिछली सरकार में जो सरकार के ऊपर आरोप था, उसमें जांच का वादा था। लेकिन ये सरकार अपने सरकार बनने के बाद लगातार अपने सभी वादों को भूल गई। 90 दिनों के क्या कहा जाए, पिछले 5 साल में इन्होंने सभी भर्तियों को लगभग रोक दिया। अभी हम लोगों ने हम्म। फरवरी 2000
21 में हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें एक इनका यूपी में एक आयोग है, यूपी ट्रिपल एससी, जो यहाँ जी। ग्रुप बी और सी नौकरियों के लिए होता है। उसकी 24 भर्तियों में से 22 भर्तियां पेंडिंग थी। यही हालात लगभग सभी चयन आयोगों का है यूपी में। यूपी पीसीएस में जो करप्शन दूर करने की बात थी, उसमें आप देख लीजिए सीबीआई जांच का एक बड़ा वादा था, जिसमें इनकी सरकार बनते ही अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। तमाम आरोप आए इनके मंत्रियों के ऊपर, इनके नेताओं के बेटों के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर कोई जांच नहीं हुई और वो ठंडे बस्ते में चला गया तमाम यूपी पीसीएस की जांच जी। हो। और इसी तरह लगातार रोजगार के तमाम वादे आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल से लगातार कभी 4 लाख नौकरियों का इन्होंने विज्ञापन जारी किया, कभी 4,25,000, 4,50,000, अभी मुझे लगता है ये 5 लाख का दावा कर रहे होंगे। तो ये लगातार झूठ बोलने का है, इनके पास कोई आधार नहीं है। ये जब ये 4 लाख का आंकड़ा इन्होंने पेश किया था, तो हमारी टीम ने आरटीआई किया। हमने आरटीआई में मुख्यमंत्री कार्यालय से पूछा कि जी। ये कौन से पद हैं, किन विभागों में दिए गए हैं, आप उसका ब्यौरा दीजिए। ये 4 लाख नौकरियां जो आप क्लेम कर रहे हैं, जो आपके विज्ञापनों में दिख रहे हैं, ये किस विभागों में दी गई, आपको पता है? तो ये उज्ज्वल, आपको आश्चर्य होगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि हमारे पास ये सूचना उपलब्ध नहीं है। कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि हमारे पास सूचना उपलब्ध नहीं है। तो भैया किनको नौकरी दे दी जिनको सरकार के विभागों में, मंत्रालयों में इंफॉर्मेशन नहीं है और आपके विज्ञापनों में है। उसका विज्ञापन ये लेकर यहाँ से लखनऊ से लेके दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों में बांट दिए वो अपने विज्ञापन। बैंगलोर के एयरपोर्ट में इन्होंने विज्ञापन लगा दिया। कर्नाटक में अपना विज्ञापन फैला रहे हैं कि यूपी में 4 लाख लोगों को नौकरी दी गई और उन नौकरियों का ब्यौरा इनकी सरकार के, इनके मंत्रालय के पास नहीं है। तो इनकी जो घोषणा पत्र की आप बात कर रहे हैं उज्ज्वल, वो तो पूरी तरह से इनका जुमला रहा है और ये कभी उस वादों पे ये खरे नहीं उतरे। आप अनुदेशकों का एक मुद्दा है, जिसमें इन्होंने वादा किया घोषणा पत्र के माध्यम से कि हम 17,000 वेतन मान देंगे। वो इक्वल वर्क इक्वल वेजेस की बात सुप्रीम कोर्ट करता है, और लेकिन ये तमाम कोर्ट की अवहेलना करते हुए, तमाम अपने वादों को पीछे छोड़ते हुए इन्होंने उनका मानदेय नहीं बढ़ाया। अभी चुनाव के जस्ट पहले उन्होंने क्लेम किया कि 2,000 उनका मानदेय बढ़ाया जा रहा है, जबकि इनका मानदेय पहले 1,500 रुपए घटा दिया गया था और अब 2,000 जब बढ़ाया जा रहा है तो 500 रुपए आप हिसाब से माने तो 500 रुपए करीब बढ़ रहे हैं। तो ये जब 7 से 17,000 करने का वादा करते हैं तो उसमें 500 बढ़ाते हैं। तो यही इनका कमोबेश हर जगह यही हालात हैं, इनके हर वादे जुमले ही सिद्ध हुए हैं। गोविंद जी, एक एक सवाल आपके संगठन पे और ये उठ जाता है कि आप आखिर मोदी, योगी और भाजपा के ही पीछे क्यों पड़े रहते हैं? मोदी, योगी, अब देखिए, अब राज्य का कोई मुद्दा है तो हम निश्चित रूप से योगी को पकड़ेंगे और केंद्र का कोई मुद्दा है तो हम मोदी को ही पकड़ेंगे। कोई और तो प्रधानमंत्री हमारे देश में है नहीं, एक ही प्रधानमंत्री है ना जिसको हम पकड़ सकते हैं। और अगर प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ के किसी और को दे दे, राहुल को दे दें या फिर किसी और को दे दे, तो हम उनसे यही सवाल करेंगे। तो ये तो बहुत गलत क्वेश्चन है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि जो हमारा जो संगठन है, वो जो सबसे ज्यादा जो सक्रिय रूप में लगातार आंदोलन करता रहता है, वो राजस्थान में है। आप राजस्थान में जाकर गांव से पूछ सकते हैं कि उनके हक की आवाज कौन बन रहा है। वहां तो बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां मोदी, योगी या किसी इन लोगों की सरकार नहीं है, वहां कांग्रेस की सरकार है। तो जो भी सरकार रहेगी, जो उत्तरदायी रहेगा उसी से हम सवाल करेंगे ना। जाहिर तौर पे जी, बिल्कुल। तो ये सवालों का खंडन करना बहुत जरूरी था, क्योंकि लोगों की नजर में है कि कहीं आप एकदम विपक्ष की भूमिका बन के ना आ रहे हो। तो ये एक सवालों का आपके ऊपर हमेशा उठते रहते हैं। अच्छा गोविंद जी, एक बात ये है कि जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं, इनकी प्रक्रिया में जो धांधलीबाजी हो जाती है, पर्चा लीक हो जाता है कई जगहों पे, इनको कैसे संभव किया जा सकता है? और एक सवाल मेरे मन में और उठ रहा है, जब अभी पिछले दिनों की कई परीक्षाएं देखी, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होता है कि बरेली के बच्चे का सेंटर डाल दिया जाता है लखनऊ, प्रयागराज वाले का सेंटर कर दिया नोएडा। तो इतनी लंबी दूरी को अगर सरकार कम कर दे, और अब सेंटर कहां बनाया जाता है? प्राइवेट स्कूल्स में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को लेते हैं। अब अगर ऑनलाइन एग्जाम कराना होता है तो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को या किसी कैफे को ऐसे पकड़ते हैं
कि वहां पे व्यवस्थाएं हों। अगर यही व्यवस्थाएं किसी सरकारी संस्था में हो जाएं इतनी अच्छी, तो वहीं ना सेंटर हो जाए। और अगर नहीं है, इतनी दूर आपको कराना पड़ रहा है, तो फिर आप मानो कि आपने विकास नहीं किया है, आपके सरकारी संस्था इतने सक्षम नहीं है कि आप वहीं पे एग्जाम करा लो। ये उज्जवल, आपने बड़ा अहम मुद्दा उठाया है। और ये जो भर्ती प्रक्रियाओं की बात है, आप देखते होंगे कि पेपर लीक होता है, वो कोई प्राइवेट वेंडर होता है जो एग्जाम करवा रहा होता है सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं को, और बाद में पता चलता है पूरा लीक का अगर जांच भी होता है तो कोई प्राइवेट कंपनी का कोई एक 4th ग्रेड का एम्प्लॉय वो उसके लिए जिम्मेदार पाया जाता है। तो अब हम्म। सोचिए, इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया का जिम्मेदार कोई प्राइवेट कंपनी का एक 4th क्लास का एम्प्लॉय कैसे हो सकता है? तो हम्म। रिस्पॉन्सिबल तो गवर्नमेंट को होने के लिए ये जो पूरा तंत्र है वो सरकारी तंत्र होना चाहिए, जिसमें परीक्षा करवाने का सिस्टम होना चाहिए। हम लोगों ने इसका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। जो मैं शुरू में बात कर रहा था उज्जवल आपसे, हम लोगों ने एक मॉडल एग्जाम कोड बनाया हुआ है। जैसे चुनाव करवाने के लिए चुनाव आचार संहिता होता है, जी। वैसे ये परीक्षाएं करवाने के लिए हम लोगों ने एक मॉडल डिजाइन किया है, परीक्षा जी। आचार संहिता। अगर उसी का मैं बात बता रहा था कि अगर ये परीक्षा आचार संहिता अगर ये लागू होता है तो कोई भी भर्ती जी। प्रक्रिया अब समयबद्ध रूप से होगी। मतलब फॉर्म निकला और वो उसका तमाम टायर 1 एग्जाम, टायर 2 एग्जाम, फिजिकल एग्जाम, तमाम प्रोसेस वो 9 महीने में कंप्लीट हो सकता है। हमने जी। हर उसके लिए बफर टाइम दे रखा है उस मॉडल एग्जाम कोड में, और 9 महीने में ज्वाइनिंग मिल जाएगा। उसके बाद जो लूप होल्स होते हैं, जैसे ये पेपर लीक के जो लूप होल्स होते हैं, हमारा उसमें उसके रिगार्डिंग मानना है कि जो एग्जाम करवाने वाला जो पेपर ये जी। बनाने वाला, बांटने वाला, वो सिस्टम हो, वो सरकारी हो, इसके लिए हम्म। उत्तरदायी सरकारी लोग हों। और उसके बाद हमने इसमें तमाम चीजें और इंक्लूड की है, जिसमें ये परीक्षा सेंटर की बात की, या तो उसका हम्म। जो डिजायर सेंटर मिले, जो कैंडिडेट है वो जहाँ परीक्षा देना चाहता है, या तो उसको वो क्षेत्र मिलना चाहिए वहीं एग्जाम देने का, या फिर उसका जो एड्रेस है उसके 100 किलोमीटर के रेडियस में इनको सेंटर इनको देना चाहिए। अगर 100 बिल्कुल। किलोमीटर के रेडियस में हुआ तो वो आसानी से एग्जाम दे सकता है। तो जी। इससे ये बिल्कुल। तमाम विद्यार्थियों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको तमाम एक्सपर्टों के साथ मिल करके हमने ये पूरा परीक्षा आचार संहिता मॉडल एग्जाम कोड बनाया हुआ है। और हमारा जो आंदोलन का एक उद्देश्य भी है, हमने तमाम इन भर्ती आयोगों को ये मॉडल एग्जाम कोड भेजा हुआ है। हमारी कोशिश ये है कि सभी सरकारें, तमाम राज्यों की सरकारें, तमाम भर्ती आयोग इस मॉडल एग्जाम कोड को लागू करें, ताकि युवाओं को इस लंबे मतलब थकाऊ प्रोसेस से आराम मिल सके। बिल्कुल। गोविंद जी, एक आखिरी सवाल और कि जो आपका युवा हल्ला बोल संगठन है, क्योंकि कई ऐसे आज हो सकता है कि अभ्यर्थी ना हो, अभी सिर्फ विद्यार्थी हों, और ये आगे एक कदम रख रहे हों, अभी पढ़ाई लिखाई पूरी कर रहे हों, कल को ये अभ्यर्थी बनेंगे। सरकारों का तो रवैया हमने दशकों से ऐसा देखा है, कोई नई सरकार है नहीं, चाहे वो किसी भी सरकार की बात कर लें। और आप तो जिस तरह से काम कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, आपके संगठन का तो मैंने तो हर जगह से लेखा जोखा देखा है। तो जो कल को अभ्यर्थी बनेंगे, आज के विद्यार्थी, दोनों में फर्क है। इनको अगर कोई समस्या आ रही है तो ये आपके संगठन से कैसे जुड़े और सीधे अपनी बात कैसे पहुंचाएं डायरेक्ट तौर पे? जी, तो इसके लिए तो एक सभी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हमारा हम्म। उन हेल्पलाइन नंबर है जिस पे लगातार उनकी कॉल्स आती हैं। हमारा जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वो सब है लगातार सबके लिए अवेलेबल है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा जी। जो हेल्पलाइन नंबर है 9810408888, इस नंबर पे कभी भी 24/7 काम कर सकते हैं। ये हम्म। लगातार हमारे साथी इस पे सक्रिय रहते हैं। किसी की भी या तो पढ़ाई संबंधी प्रॉब्लम हो, दवाई संबंधी समस्याएँ हो, या कमाई संबंधी, इन तीनों के लिए हम लोग लगातार उनकी मदद करते रहते हैं। और ये जो विद्यार्थी हैं उनके लिए संदेश यही है कि सबको मिल के लड़ना चाहिए। और ये हमारे देश में अक्सर ये होता है कि जब तक अपने गर्दन पे तलवार नहीं होता है, तब तक जी। दूसरे के साथ हो रहे अन्याय नहीं दिखते हैं। तो हमें ज़रूरत है जागरूक होने की, कि वो तलवार हमारी गर्दन से पहुँचने से पहले हम लोगों को उस पे सजग हो जाएँ, और एकजुट हो जाएँ, एक साथ युवा एकजुट हों,
और देश का एक देश में युवाओं का रिप्रेजेंटेशन जो युवा हल्ला बोल कर रहे हैं, इसके साथ सभी आए और सभी जुड़ करके एक साथ एक आवाज में पढ़ाई कमाई दवाई की बात करें। बेशक, जाहिर तौर पर युवा इस देश की धड़कन है और जाहिर तौर पर इस देश में एक परिवर्तन लाने का जो सबसे बड़ा काम करेंगे वो युवा ही करेंगे। गोविंद जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके जो चीफ हैं अनुपम जी, उनको भी बहुत धन्यवाद कि ऐसा एक आपने प्लेटफॉर्म बनाया है पहली बार कि जो युवा एक अपनी बात कहना चाहते थे, वो आपके माध्यम से कह सकते हैं। और देखिए, कहीं भी कोई भी काम करना हो तो जब तक एक संगठन, एक मेजॉरिटी में यूनियन के साथ काम नहीं करेंगे, वो चीजें संभव नहीं हो पाएंगी। आपकी आइडियोलॉजी, आपके विजन बहुत शानदार हैं और जो युवा जो अपनी भड़ास होती कहीं निकल नहीं पा रहे, किससे कहें जाकर के, घर से भी लाखों रुपए की ट्यूशन की फीस आ जाती है, उनके रहने का रेंट हो जाता है, फिर इधर उधर जब ऐसे पर्चे लीक होते हैं उसके बाद वो तमाम काफी सारी चीजें रहती हैं। तो आपका एक जो माध्यम है, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको कि आप लोग जो भी कर रहे हैं बहुत शानदार काम कर रहे हैं। उसी के साथ जो भी युवा आज देख रहे हो सकता है कई सारे विद्यार्थी हमें देख रहे हो, तो वो विद्यार्थी भी कल को अभ्यर्थी बनेंगे, कल को उन्हें भी कई सारे एग्जाम्स देने हैं, कई सारी परीक्षाएं देनी है और सरकारों के इन्हीं रवैयों से गुजरना है। या तो ये सरकारें बदल ही जाएंगी या फिर आप इनको खुद ही बदल दोगे। तो इन दोनों में से एक काम तो करना है और युवा हल्ला बोल जैसे संगठन के साथ जुड़ के ही ये संभव हो सकता है, क्योंकि यूनियन के साथ जब आप काम करेंगे तो जाहिर तौर पर बहुत शानदार काम होंगे। गोविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।